हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में भूगोल जियोग्राफी का वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 26 फरवरी को भैया भूगोल का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए बिल्कुल रियल पेपर की तरह एक वायरल पेपर लेकर आया हूं। और इस पेपर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग पढ़कर जाते हुए स्टूडेंट 26 फरवरी को पेपर देने, तो इससे बाहर आप लोगों का एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आने वाला। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे प्रश्नों का मैं आपको उत्तर भी बताऊंगा। पेपर सॉल्व करने का सबसे कमाल का ट्रिक आपको बताने वाला हूं। वीडियो को करना क्या है, लास्ट तक आपको देखना है और सारी चीजों को जो है इंप्लीमेंट करना है। 235 DCA पेपर कोड है, 700 ये भी कोड रहेगा। अनुक्रमांक और नाम प्रवेश पत्र के हिसाब से अपना आप लिख लीजिएगा। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए, 15 मिनट इस पेपर को रीड करने के लिए। पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। नोट में वही है कि 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है। निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 20 शब्दों में। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 23 तथा 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना रहेगा। प्रश्न संख्या 25 एवं 26 मानचित्र से संबंधित आपका प्रश्न रहने वाला है। तीसरा निर्देश है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित रहेगा। चौथा निर्देश है कि उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो ये आप लोग पेपर में अच्छे से रीड कर लीजिएगा। 8 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि शुरू में पेपर में दिए जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। तो देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप परिवहन और विनिर्माण हो जाएगा, जो कि एक प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। तो पहले नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर, हल्दिया पतन बंदरगाह अवस्थित है। देखिए, हल्दिया पतन जिसको हम बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पर अवस्थित है। देखिए, ये जो अवस्थित है पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर कोच्चि आ जाता है तो वो आपका कहाँ पर स्थित है, केरल में हो जाता है। तो दूसरे नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल पर आपको टिक लगा देना है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। यानी कौन से वो विद्वान है भैया जिसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। क्या ईसी सैंपल हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। बिडाल डी लाप्लास हो जाएंगे? नहीं। जीन ब्रून्स हो जाएंगे? भैया बिल्कुल भी नहीं। तो बचते कौन है भैया? ग्रिफ्थ टेलर। काफी बार मैंने आप सभी को बताया भी हुआ है। तीसरे नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। यानी भैया वो कौन सा राज्य है जिसमें जनसंख्या का जो घनत्व है वो सर्वाधिक है। यहाँ पर जनसंख्या नहीं पूछा जा रहा है कि जनसंख्या किस राज्य में सबसे अधिक है, घनत्व यहाँ पर पूछा जा रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाता, बिहार इस ऑप्शंस में होता तो बिहार हो जाता करेक्ट, लेकिन यहाँ पर सी वाला विकल्प पर टिक लगा देना है। चौथे नंबर का सी। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारत का राज्य सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश है। पांचवा नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों पर स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। यानी स्वामित्व जो व्यक्तिगत होता है वो किस प्रकार के कारकों पर होता है। ए वाला हो जाएगा आपका पूंजीवाद, या मिश्रित, या समाजवाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया 5वें नंबर का ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर पहले से पता था, ये भी हमें आप कॉमेंट में बता सकते हो ईमानदारी से भैया। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर गुजरती है। देखिए, यहाँ पर आपको पैनिक नहीं होना, सारी प्रश्नों का आप उत्तर दे पाओगे, बस आपको पढ़े रहना चाहिए। ठीक है, आपने तैयारी की होगी हमारे चैनल से। काफी जो रेगुलर स्टूडेंट है भैया, जो जुड़े हैं, जो रेगुलर वीडियो देखते होंगे, उनको सारी चीजें पता होगी कि भैया कैसे तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक पढ़ना है, कॉपी कैसे लिखना है, और कौन से जो क्वेश्चन पढ़कर जाए जो कि भैया 26 फरवरी के एग्जाम में आए। तो उनको पता है भैया, ये ज्यादा वो नहीं करते, वो सिर्फ टॉपिक वीडियो तैयार कर लिए होंगे, कॉपी का वीडियो देख लेंगे और ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर को पढ़ेंगे, जैसा मैं वीडियो लेकर आता हूं। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी की बात हो रही है कि इंदिरा गांधी जो नहर गुजरती है राजस्थान हो जाएगी। देखिए, पहले पंजाब, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, और राजस्थान पर आपका ये समाप्त हो जाती है। तो 6 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आ जाइए 7वें नंबर प्रश्न पर। दिया गया है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो ये पाकिस्तानी भैया अर्थशास्त्री हो जाएंगे। आपको ऑप्शन पता हो गया है, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री कौन हो जाएंगे भैया? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री। तो इनमें से ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन। 7वें नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
8वां नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा जो है इस केंद्र स्थापित किया गया था। तो देखिए काफ़ी सारे परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जैसे रावत भाटा हो गया, आपका तारापुर हो गया, नरोरा हो गया, लेकिन यहाँ पर 8वें नंबर का डी विकल्प सही हो जाएगा, जो कि तारापुर कहाँ पर है, तारापुर जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र यहीं पर स्थापित किया है और ये महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। रावत भाटा आपका राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश में। तो 8वें नंबर का डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ये था आपके 8 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि भूगोल में पूछे जाते हैं। भैया 70 नंबर के हिसाब से पूरे पेपर को डिजाइन किया गया है। अब आ जाइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जो कि ये भी 8 प्रश्न दिए गए हैं, हर एक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा। चलिए इसके भी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, सीरियस हो जाइए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और आपको हर एक सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना है, और उसी तरीके से भूगोल भी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 9th नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। इसका उत्तर देखिए, जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन है। लोगों की संख्या में क्या भैया, होने वाला परिवर्तन जो है जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ये रहा 9th नंबर प्रश्न का उत्तर। 10 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया है, भारत किस प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। तो भैया भारत जो है किस प्रकार की कपास का उत्पादन करता है, उत्तर है भारत छोटे रेशे वाली यानी भारतीय व लंबे रेशे वाली अमेरिकन दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, नरमा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, दो धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो जो दो धात्विक खनिज हैं उनके हमें क्या करना है, यहाँ पर नाम लिखना रहेगा। इसका उत्तर देखिए, पहला है तांबा तथा दूसरा है मैग्नीज। ये दो धात्विक खनिज के नाम हैं। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर देखिए, 12 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो इसका जो उत्तर है वो गलत है स्टूडेंट, याद रखिएगा ये उत्तर जो है गलत है। ठीक है, इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये देखिए ब्रटलैंड आयोग के अनुसार सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती हैं। ये रहा 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। उसके बाद में देखिए जो 13 नंबर प्रश्न है ये भी भैया गलत है। ठीक है, नागरिक शास्त्र का प्रश्न हो गया है और कंप्यूटराइज गड़बड़ी हो गया क्योंकि ध्यान किसी ने दिया नहीं, जो हमारे एडिटर साहब ध्यान दिया नहीं और ये जो है गड़बड़ी कर दिया है। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन को ले सकते हो, जैसा कि एक क्वेश्चन से मैं कर देता हूँ कि परिवहन जाल क्या है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, परिवहन जाल किसे कहते हैं, परिवहन को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन सा है। तो एक कारक आपका हो जाएगा मांग, ठीक है, मांग हो जाएगा और एक मार्ग हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। तो ऐसे भी प्रश्न आप कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। देखिए जो 14 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मानव भूगोल के किन्हीं दो भूगोल वेताओं के नाम लिखिए। आपको दो भूगोल वेताओं के नाम लिखना। उत्तर है फ्रेडरिक रेडियल तथा दूसरा है ग्रिफ्थ टेलर। कौन हो जाएंगे, ग्रिफ्थ टेलर। अब आ जाइए 15 नंबर प्रश्न पे कि जनसंख्या की वृद्धि से क्या अभिप्राय है। तो जो जनसंख्या की वृद्धि भैया, इससे अभिप्राय क्या है, इसके बारे में बताइए। 2 नंबर का एक काफी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। उत्तर है किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान उस क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि यानी परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर अलग प्रश्न था और जो प्रश्न अगला था स्टूडेंट, जैसे जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे सेक्शन ए में भी जो सेकंड चैप्टर है उसमें भी जनसंख्या वृद्धि से है और जो सेक्शन बी में फर्स्ट चैप्टर है उससे ये दोनों प्रश्न लिए गए हैं। तो जो है काफी डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। अब आ जाइए 16 नंबर प्रश्न पर, विश्व में चाय उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र जो है देशों का नाम बताइए जो चाय उत्पादन करते हैं। तो उत्तर है भारत एवं इंडोनेशिया। भारत में असम में होता है, इंडोनेशिया जो देश में कहाँ पर होता है ये आप लोग कमेंट में हमें बताओगे। ठीक है, तो ये 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। टोटल 8 जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी दिए जाते हैं। अब आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न पर स्टूडेंट। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की मैं बात करूं तो हर एक प्रश्न आपके भूगोल में 4 नंबर आपको दिया जाएगा। टोटल 6 प्रश्न ये भी दिया जाता है। जैसे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो सामने दिया हुआ है, 4 नंबर आपको दिया जाएगा।
इसका उत्तर है इस कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला, इस कृषि में सबसे पहले वनों के किसी भाग को काट कर या जलाकर साफ कर लिया जाता है तथा इस पर कृषि की जाती है, परंतु जब इस मिट्टी की देखिए उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो 2-3 वर्ष बाद इस भूमि को परती छोड़कर नए स्थान पर वनों को साफ कर कृषि की जाने लगती है तथा कुछ वर्षों बाद इस क्षेत्र को भी छोड़ दिया जाता है तथा नए स्थान पर कृषि की जाने लगती है। तो ये चरवासी कृषि का अर्थ है स्टूडेंट। दूसरा है, इस प्रकार की कृषि में मोटे अनाज जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, जिमीकंद एवं रतालू आदि उत्पन्न किए जाते हैं। इन सभी फसलों को इन कृषि में किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। तीसरा है, इस पद्धति के अंतर्गत कृषि खाद्यान्न का उत्पादन कम किया जाता है। और चौथा है, इस कृषि पद्धति में कुदाल, खुरपी, हंसिया आदि पुराने उपकरणों तथा मानव श्रम का प्रयोग होता है। मानव श्रम का भैया यहाँ पर आपका प्रयोग होता है। पांचवा है, इस कृषि पद्धति में सिंचाई के साधनों का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी जो सिंचाई के साधन है इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ठीक है, सिंचाई का साधन का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और ये कैसी कृषि है, यानी चलवासी कृषि, जो कि जंगलों को साफ करके वहां पर कृषि की जाती है और जब वो भैया कृषि के योग्य यानी कृषि योग्य कुछ वर्षों बाद वो जमीन नहीं बचती तो उसको छोड़ करके अगले जंगलों में जाया जाता है और उसको साफ करके वहां पर कृषि की जाती है। तो यही है चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताएं। अब आ जाइए 18 नंबर प्रश्न पर। दिया गया है कि उपग्रह संचार के महत्व का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है भैया, उपग्रह संचार से रिलेटेड। चलिए इसका डिटेल में उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है, उपग्रहों ने मानव जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। आप हर समय मित्रों को फोन करने के लिए एक छोटे संदेश प्रेषित करने हेतु सेल फोन का प्रयोग करते हैं अथवा केबल, दूरदर्शन, टेलीविजन पर लोकप्रिय कार्यक्रमों को देखने के लिए आप उपग्रह संचार सेवा का उपयोग करते हैं। पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक के छोड़े जाने के साथ ही विश्व में उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार तकनीकी के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ किया। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया और संचार तकनीकी को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाया। उपग्रह के विकास के क्षेत्र में भारत ने भी बड़े कदम उठाए हैं। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत ने वैज्ञानिक कार्यों हेतु अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को किया। भास्कर 1 का 1979 में तथा रोहिणी का प्रक्षेपण 1980 उसके बाद में ब्रैकेट में है 1979 में आंशिक रूप से सफल रहा था। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ब्रैकेट बंद हो गया। प्रक्षेपण 1980 में हुआ था। भास्कर चैलेंजर तथा इनसेट 1B ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन तथा रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया। तो उपग्रह संचार का क्या महत्व है डिटेल में आपने समझ लिया है। ठीक है, पूरा डिटेल में आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। 19 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आपको प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है स्टूडेंट। उत्तर देख लेते हैं कि निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए अपने सुझाव दिए। अपने सुझाव क्या है दिए हैं? सबसे पहला है सभी लोग लाभान्वित हो ना कि केवल प्रभावशाली व्यक्ति। दूसरा है स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं को विकास किया जाए। तीसरा है जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाया जाए। चौथा है अतः प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों को शोषित होने से बचाया जाए। और पांचवा है कि पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार कर श्रमिकों को लाभ पहुंचाया जाए, यानी जो मजदूर है भैया उनको लाभ पहुंचाया जाए। और 6 नंबर पर है कि पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखा जाए। तो ये रहा 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये देखिए 20 नंबर कि मानव भूगोल के अध्ययन के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर भैया हमें मानव भूगोल के जो अध्ययन है इनके उद्देश्य की विवेचना करना है। चलिए देख लेते हैं। आपको 4 नंबर दिया जाएगा। देखिए 70 नंबर के पूर्णांक के हिसाब से इतना काफी है। कितने शब्दों में लिखना है? 50 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर आपको देना रहेगा।
उत्तर है मानव भूगोल के अध्ययन के उद्देश्य निम्न प्रकार है। सबसे पहला है मानव एवं वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन। मानव का वातावरण दो प्रकार होता है। सबसे पहला है प्राकृतिक वातावरण जिसका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है, दूसरा सांस्कृतिक वातावरण जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है। तो प्राकृतिक वातावरण भैया ये प्रकृति ने खुद बनाया है और जो सांस्कृतिक वातावरण है ये मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। दूसरा देखिए मानव समूहों एवं उनके निवास प्रदेशों का अध्ययन। मानव भूगोल में व्यक्तिगत मनुष्य के स्थान पर, यहाँ पर देखिए क्या है, व्यक्तिगत जो मनुष्य के स्थान पर, ये देखिए स्थान पर मानव समूहों का अध्ययन किया जाता है। इन समूहों को हम जाति, प्रजाति, राष्ट्र आदि कई प्रकार से अध्ययन की सुविधा के लिए बांटते हैं और उनके द्वारा अधिकृत भूभागों में उनका अध्ययन सामान्य रूप से करते हैं। अध्ययन क्या करते हैं? सामान्य रूप से करते हैं। तीसरा है प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का अधिक ज्ञान प्राप्त करना। वर्तमान समय में विज्ञान व तकनीकी ज्ञान के बढ़ जाने से विश्व के विभिन्न प्रदेश समीप आते जा रहे हैं। विभिन्न प्रदेशों में दोनों ही वातावरणों के प्रभाव विभिन्नता लिए मिलते हैं। क्या है? विभिन्नता लिए मिलते हैं। तो ये रहा आपके 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कि मानव भूगोल के अध्ययन के क्या उद्देश्य हैं। 3 प्रकार के उद्देश्यों के बारे में मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। ठीक है, अब आ जाइए अगले प्रश्न पर जो दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, 21 नंबर प्रश्न दिया है कि रोपण कृषि की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी रोपण कृषि की किन्हीं 4 विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। उत्तर है रोपण कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहला है ये एक फसली कृषि, यहाँ पर देखिए मोनोकल्चर है जिसमें किसी एक फसल का विशेषीकरण होता है। दूसरा है इसका उद्देश्य व्यापारिक यानी मुद्रा या आय होता है। तीसरा है इस कृषि में बड़े फार्म या देखिए बागात पाए जाते हैं। और चौथा है इसमें अधिक पूंजी, उच्च प्रबंध तथा देखिए प्रौद्योगिकी का निवेश होता है। और पांचवा है इस कृषि पर उपजों की अंतर्राष्ट्रीय मांग, बाजार व मूल्यों के उतार चढ़ाव का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये भी सही है। 6 नंबर पर है रोपण फसलों में रोगों की बहुत आशंका रहती है। और 7वां है उत्पन्न फसलों का उपयोग विश्वव्यापी होता है। और 8वां है इसके लिए विकसित परिवहन साधन आवश्यक है। अतः प्रायः देखिए समुद्र तटीय भागों में ही रोपण कृषि विकसित हुई है। रोपण कृषि क्या हुई? विकसित हुई। तो ये 8 प्रकार के यहाँ पर मैंने आपको रोपण कृषि के बारे में बता दिया। हालांकि यहाँ पर 4 प्रकार के बारे में बताया गया था, तो आप 4 प्रकार के बारे में ही लिख दीजिएगा। जितना पूछा जाए उतना लिखिएगा। अब देखिए इसमें 4 प्रकार के बारे में बताया गया तो 4 नंबर तो आपका कंफर्म रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा बड़े में नहीं लिखना है, बाकायदा इसमें निर्देश दिया हुआ है कि इतने प्रश्नों का उत्तर आपको इतने में देना है, तो वो आप लोग जरूर फॉलो कर सकते हैं। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। देखिए 22 नंबर प्रश्न की अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्व बताइए। देखिए जो है सेक्शन ए में भी चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सेक्शन बी में भी चैप्टर है। 4 नंबर आप लोगों को प्राप्त करना। चलिए मैं आप लोगों को ये भी 4 नंबर जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्व के बारे में बता देता हूँ। इसका ये उत्तर देखिए स्टूडेंट, कोई भी देश अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता, उसे दूसरों देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी जो दूसरे देश हैं इन पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देशों में विशेषीकरण की प्रवृत्ति, देखिए विशेषीकरण की प्रवृत्ति विकसित होती है। उदाहरण के रूप में फ्रांस सौंदर्य एवं फैशन की वस्तुओं के लिए, भारत सिलाई वस्त्र एवं पोशाकों के लिए, जापान व कोरिया इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए विख्यात है। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देशों के मध्य सामाजिक व सांस्कृतिक संपर्क एवं आदान प्रदान बढ़ता है। आर्थिक एवं व्यापारिक विकास के साथ देशवासियों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है। देशवासियों का जीवन स्तर भी क्या है? ऊंचा उठता है। तो ये रहा आपके जो है स्टूडेंट 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। अब आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर क्या दिया हुआ है मैं दिखा दूं। ये देखिए भैया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है जो कि आपके भूगोल में टोटल जो है 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा दीर्घ उत्तरीय का, जिसको हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो यानी ये इस कथन का आपको परीक्षण करना है, जिसके लिए बेटा आपको 6 अंक दिया जाएगा। अथवा करके देखिए जो है, अथवा करके देखिए नहीं अरे मतलब पेपर में तो भैया देखना ही रहेगा ना। देखिए यहाँ पर ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में विभेद कीजिए तथा उनकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आपको इन दोनों में से किसी एक ही प्रश्नों का उत्तर पेपर में देना रहेगा। दोनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कहना गलत नहीं है क्योंकि पेपर में है और ऐसे ही पेपर में आएगा भैया। ठीक है, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट होंगे, और हर साल वीडियो बनाता हूँ, मॉडल पेपर देखकर काफी बच्चे जो है अच्छा स्कोर करते हैं और अच्छे नंबर से पास होते हैं भूगोल में।
देखिए 24 नंबर प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन, जो भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए, जिसके लिए यहाँ पर भी आपको 6 नंबर दिया जाएगा। अथवा करके प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास के महत्व पर प्रकाश डालिए। कितने शब्दों में भैया इसका आपको उत्तर देना रहेगा? 150 शब्दों में, ठीक है, लगभग 1.5 पेज में लिख दोगे तो काफी रहेगा भूगोल में। तो ये 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हालांकि 2 ही प्रश्नों का उत्तर पेपर में देना है, लेकिन अभी फिलहाल ये चारों प्रश्न को तैयार कर लीजिए। हमारी दृष्टि से भैया ये इस पर आप डबल स्टार लगा सकते हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है स्टूडेंट, ठीक है, तो जरूर पढ़ लीजिएगा। अब चलिए मानचित्र से संबंधित प्रश्न भी देख लेते हैं जो कि पेपर में है। ये देखिए मानचित्र से संबंधित प्रश्न भी भैया इसमें दिए जाएंगे, जो कि 10 नंबर से रिलेटेड रहता है, भूगोल में मानचित्र और सामाजिक विज्ञान में मानचित्र, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, मानचित्र संबंधित प्रश्न में 25 नंबर प्रश्न पूछा गया कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र यानी पृष्ठ 9 पर निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। यानी पृष्ठ 9 पर भैया आप देख सकते हो 9 नंबर पृष्ठ है और इसमें दिया गया है मानचित्र से संबंधित प्रश्न, और इसको दर्शाना भी, यानी मानचित्र में दर्शाना और कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। पहला प्रश्न है, किस प्रदेश की राजधानी कौन सी हो जाएगी? यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी सभी को पता है लखनऊ हो जाएगी। अब देखिए लखनऊ, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, क्योंकि भैया उत्तर प्रदेश का ये पेपर है ना। अब यहाँ पर आपको जो है कॉपी में लिखने के लिए आधा नंबर दे दिया जाएगा, और आधा नंबर तब दिया जाएगा जब इसको आप मैप में दर्शाओगे, मानचित्र में जो है दर्शाओगे। कैसे दर्शाना, वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो देख लीजिएगा। दूसरा है, झारखंड राज्य का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो झारिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? झारिया हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, भारत का, यहाँ पर देखिए तीसरा हो जाएगा स्टूडेंट, भारत का एक प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कौन सा हो जाएगा? तो तारापुर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पूछा जाता तो कौन सा हो जाता? नरोरा हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भारत का एक प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र पूछा गया तो तारापुर हो जाएगा। फिर नरोरा है, रावत भाटा, जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे हैं भैया नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद में देखिए चौथा है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो भैया उत्तर प्रदेश है, सभी को पता होगा, लगभग जो है 24 से 25 करोड़ जनसंख्या केवल उत्तर प्रदेश में ही निवास करती हैं। पांचवा है, भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा भैया? हरियाणा हो जाएगा। तो ये भी 5 प्रश्न होगा, इसको दर्शाना भी है, मानचित्र में मैंने दर्शाने का बहुत बेहतरीन तरीका आपको बता रखा है। 26 नंबर प्रश्न देखिए कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। यानी आपको दर्शाना भी है और इसको नाम भी लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो अंटार्कटिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? अंटार्कटिका हो जाएगा सही विकल्प, यानी सही उत्तर। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी, ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो। सऊदी अरब की रियाद, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, ऐसे राजधानियों के भी नाम याद रख सकते हो आप। तीसरा है, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है। काफी स्टूडेंट स्विट्जरलैंड बता रहे थे, तो आप बताइए इनमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, मध्य अमेरिका की जहाजी नहर कौन सी हो जाएगी? तो पनामा नहर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पनामा नहर, यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, गूगल पर हमें यही मिला। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि भूमध्य सागर पर स्थित एक समुद्री पतन यानी बंदरगाह कौन सा है? तो वो जो बंदरगाह है स्टूडेंट, इसका जो नाम है वालुसिया बंदरगाह, जो कि स्पेन में है। कहाँ पर है? स्पेन में है स्टूडेंट। तो ये 5 प्रश्न था स्टूडेंट। फिलहाल स्टूडेंट ये भूगोल का पूरा पेपर मैंने सॉल्व करके बता दिया। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, प्लीज चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।